हर शहर में आम के उत्सव होते हैं। इस पे भी हम बात करेंगे कि आम के साथ ऐसा क्या रोमांस जुड़ा हुआ है। एक पीढ़ी पहले तक हमारा देश अमराइयों का देश था, हम वो भूल गए और अब बाजार से खरीदे आमों पर ऐसे इठलाते हैं जैसे वो उसमें हमारा बड़ा पराक्रम छुपा है कि सबसे अच्छा आम आपको बाजार में नहीं मिलता। जी बिल्कुल, उसके लिए आपको बागीचे जाना पड़ता। ऐसे बागीचे वाले मिले हैं जो एक आम 800 या 1000 रुपये में बेचते हैं। ये आम मुख्यतः पूर्वी भारत और दक्षिणी भारत का फल है। जैसे उत्तर भारत में मीठे आम बहुत पसंद किए जी, दक्षिण भारत में इतने मीठे आम पसंद नहीं किए। दक्षिणी भारत के जो सबसे बढ़िया आम हैं उनकी महक कमाल की होती है। टटोल किस्म कुछ ऐसी है कि वो दक्षिण भारत की लगती है। चंपा नाम का एक छोटा सा आम होता है। पंचधारा कलशम मिलेगा जो मेरे चखे हुए शायद 10 सबसे अच्छे आमों में से हो। नमस्कार, किसान इंडिया में स्वागत है आपका। और हम लगातार आपके साथ कुछ ऐसे मेहमानों के साथ हम आपको रूबरू कराते हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बहुत सारे काम किए हों। क्रिकेट की भाषा में एक शब्द होता है ऑलराउंडर, हरफन मौला। अगर आप बैटिंग कर सकते हैं और साथ में बॉलिंग कर सकते हैं तो उसको हरफन मौला कहा जाता है, ऑलराउंडर कहा जाता है। हमारे साथ जो मेहमान हैं वो क्रिकेट की भाषा के ऑलराउंडर से कहीं ज़्यादा हैं। उन्होंने आम पे बहुत काम किया, एक किताब लिखी है आम पे। खेती किसानी पे उनका काम है, उनका पर्यावरण पे काम है, खेलों पे उनके पूरे परिवार का काम है। खेल उनको बहुत पसंद भी हैं, चाहे वो क्रिकेट हो या फुटबॉल हो या टेनिस हो। उसके अलावा ढेर सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर हम गिनवाते जाएं तो बहुत लंबा समय जाएगा। तो इसलिए इंट्रो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रखते हैं और सीधे सीधे उनसे बातचीत शुरू करते हैं। सोपान जोशी जी हमारे साथ हैं। तो सोपान जी, ऑलराउंडर बनने के लिए घुमक्कड़ होना कितना ज़रूरी है? नमस्कार। ऑलराउंडर का तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये सही है कि मेरे काम का कोई एक विषय लगातार बना रहा हो ऐसा नहीं है जी। ऐसा मैंने सोचा नहीं था। जब काम शुरू किया तब ये सोच के चल रहा था कि कोई किसी एक विषय को बहुत अच्छे से जान लूँगा, लेकिन ये बातें हमारे बस में रहती तो है नहीं। तो धीरे धीरे मैंने कभी लिखने की नौकरी बहुत कम की है। मेरी नौकरी संपादन की रहती थी, तो दूसरे लोग कुछ ना कुछ लिखवा लेते थे जी। तो अगर अलग अलग विधाओं में कुछ कुछ काम कर सका तो उसका श्रेय मुझसे ज़्यादा उन संपादकों को जाता है जिन्हें ये लगा कि इस व्यक्ति से हम ये काम भी करवा सकते हैं। हमारे समय में संपादन एक उजड़ती हुई विधा है, लेकिन उसका संबंध सामाजिक जीवन से है, क्योंकि संपादन की शुरुआत यहाँ से होती है कि मैं यहाँ स्टूडियो में आ रहा था तो उसके पहले आपने कहा कि चेक की कमीज़ ना पहने जी। अब ये मुझे नहीं पता कि इसका क्या असर होता है, लेकिन मैंने आपकी सुन ली तो ये कार्यक्रम हो गया। तो उसी तरह से अच्छे संपादकों से मिलना हुआ जिन्होंने तरह तरह के विषयों पर लिखने का काम दिया, और उस चक्कर में जो काम है वो आपके सामने है जी। आपने घुमक्कड़ी का पूछा तो इंसान स्वभाव से अपने कुएं का मेंढक होता है। जो हमें आसपास अपने पता होता है, हमको लगता है वही दुनिया है पूरी, और जो हमारे कुएं के ऊपर दिखता है वो हमको संपूर्ण ब्रह्मांड लगता है। तो सबसे बड़ा लाभ घुमक्कड़ी का ये है कि आप अपने कुएं से निकल के दूसरों के कुओं में जाते हैं, दूसरों की आँख से थोड़ी देर देखते हैं, और ये कोई त्याग तपस्या और अमर बलिदान के लिए नहीं किया जाता। इसका सबसे बड़ा लाभ आप ही को होता है कि आपका कुआं पहले से थोड़ा बड़ा हो जाता है और कई कुओं का पानी का स्वाद आपको मिल जाता है जी। तो अभी जो हालिया आपका काम है आम पे, सबसे पहले तो आपकी किताब, ये किताब है हमारे दर्शकों के लिए भी। आम की बायोग्राफी लिखने का आइडिया कैसे आया आपको? ये विचार मेरा नहीं था।
क्योंकि खेती किसानी पे लिखता हूँ जी। लेकिन हिंदी में और अंग्रेज़ी में दोनों में लिखता रहा हूँ। और अंग्रेज़ी में जिस तरह की लिखाई होती है उसमें आप पाएंगे ग्रामीण भारत बहुत कम दिखता है जी। अंग्रेज़ी पत्रकारिता की दुनिया हमारे नगरों तक सीमित रहती है, उसमें भी महानगरों तक। बहुत हुआ तो वो अपने आसपास के इलाके में थोड़ी देर के लिए चली जाती है। हिंदी की पत्रकारिता उसमें उसकी तुलना में, हिंदी ही नहीं भारतीय भाषाओं की पत्रकारिता उसकी तुलना में थोड़ी ज़्यादा फैली हुई है, लेकिन उसमें विविधता का अभाव है। जिस तरह के विषय आपको अंग्रेज़ी में मिलेंगे, तो ऐसा कुछ हुआ था कि 2000 आज से कोई 10-12 साल पहले मुझे एक अंग्रेज़ी में लेख लिखने के लिए कहा गया था जो आम पे था, और वो लेख चला काफ़ी। तो प्रकाशकों ने आके मुझसे कहा कि हम चाहते हैं कि आप इसको किताब बना दीजिए। जी। उस समय ये लगा था कि 1-2 साल में ये काम हो जाएगा, लेकिन 1.5 साल की मेहनत के बाद मुझे समझ में आया कि मुझे केवल वह पता लगा था जो मैं नहीं लिखना चाहता। तो उसके बाद बाकी का काम शुरू हुआ। तो कितना समय लगा इसको लिखने में? पूरा ख़त्म करने में तो मतलब किताब बाहर आने में तो लगभग 10 साल लग गए जी। उसमें 8 साल इस पे काम करते हुए गए, और वो भी एक साथ नहीं हो पाता, क्योंकि जैसा घर द्वार में होता है, कभी कुछ करना पड़ता है, कभी कोई बात आ जाती है, तो वो जैसे जगलर तरह तरह की चीज़ें घुमाता रहता है। हम सब अपने अपने हिसाब से जगलिंग करते रहते हैं। तो उसी में 8 साल में 3 हिस्सों में, ये शुरू का एक हिस्सा था जिसमें एक तरह का काम हुआ, फिर एक तरह का काम उसके लगभग 1-6 महीने के बाद शुरू हुआ, और फिर आखिरी का काम जब महामारी आ गई थी उसके बाद शुरू हुआ। अभी कुछ दिन पहले हमारे एक फेसबुक फ्रेंड हैं जिन्होंने आपकी एक तस्वीर डाली पटना में, जहाँ बैठ के आम खा रहे हैं जी। तो आम के आपने जितना काम किया है, जाहिर है उस पर बातचीत के लिए पूरा दिन भी कम पड़ेगा, लेकिन हम अगर मोटा मोटा बात करें कि आम की वैरायटीज़ को लेके और आम के रीजन को लेके, कि जब आपने पश्चिम से लेके पूर्व तक पूरी यात्रा की होगी और ये उन आम के बारे में पता किया होगा, तो ये हमारे जो लोग जिनको आम बहुत पसंद है उनके लिए है कि स्वाद में किस तरह क्षेत्र का जो फ़र्क है वो स्वाद में किस तरह से रिफ्लेक्ट होता है। वो जो किस्मों का और जो स्वादों का फ़र्क है उसकी बात हम बाद में करेंगे, लेकिन उसके पहले जो करने लायक बात है वो ये है कि ये किस्मों की बात कब से शुरू हो गई। आप अगर अपने परिवार में ही अपने काका बाबा वाली पीढ़ी से बात करेंगे तो वो थोड़ी बहुत किस्मों की बात करेंगे, बिल्कुल, लेकिन उनसे पहले वाली पीढ़ी से अगर आप बात करेंगे तो आपको ये बात सुनने को नहीं मिलेगी। और ये हिंदुस्तान की एक अजीब चीज़ है कि हम अपनी ज़मीन, अपने समाज, अपने लोगों से विस्मृत होते जा रहे हैं। मैंने भी आम की बातचीत किस्मों के नाते ही सुनी थी, और आप देखिए जितना आम पे लिखा और कहा जाता है उतना कोई दूसरा फल तो छोड़ दीजिए, खाने पीने की किसी वस्तु पे नहीं। बिल्कुल। हर साल गर्मी आते ही हर अखबार को, हर चैनल को अपना कोई ना कोई आम पे कार्यक्रम करना पड़ता है। हर शहर में आम के उत्सव होते हैं। इस पे भी हम बात करेंगे कि आम के साथ ऐसा क्या रोमांस जुड़ा हुआ है। तो उसका कारण ये है कि उसका जो रोमांस है उसकी बात हम अंत में करेंगे जी। लेकिन जिस तरह से अभी बात होती है जो पिछले 40-50 साल में तैयार हुई है, उसका कारण ये है कि हम बचपन से कुछ स्कूल कॉलेज में निबंध लिखते हुए बड़े होते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है, गाय एक उपयोगी जीव है, आम फलों का राजा है। तो वो जो बचपन में हम जो निबंध लिखते रहते हैं वही निबंध हमारी समझ का दायरा बने रहते हैं आम के बारे में। ये मेरा भी था। मैंने जब इस पे काम करना शुरू किया
तब मेरी समझ उससे कोई बहुत अलग नहीं थी, जैसी साधारणतया लोगों की होती है। लेकिन इस पे काम करते करते मुझे समझ में आया कि हमारा जो आम का आकर्षण है उसके कारण कहीं और हैं, और हम सही में अपनी मिट्टी, अपने लोग, अपनी परंपराओं से इतनी तेजी से विस्मृत हो गए हैं कि उनको वापस पाने के जैसे भी प्रयास हैं वो उल्टा और दूर लेकर जा रहे हैं। और ये केवल आम की बात नहीं है, ये बहुत से विषयों पर लागू होता है। तो मेरा पितृपक्ष इंदौर की तरफ पड़ता है, माँ का परिवार राजस्थान कानपुर की तरफ पड़ता है। तो मैंने जिस तरह के आम चखे थे जो बाज़ार से आते हैं वो उसी तरह के हैं जैसे इस इलाके में होता है। यात्रा करते हुए, घूमते हुए पहली चीज़ तो ये समझ में आती है कि हम जो भी जानते हैं, हमारा समस्त ज्ञान, वो लगभग इस तरह है कि हम अपने अपने चम्मच कटोरी लेके सागर के सामने खड़े हैं। किसी के पास बहुत हुआ तो बाल्टी है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं है। आम के हर बीज में नई किस्म बनने की संभावना होती है, और इस मामले में आम हमसे बहुत अलग नहीं है। हम अपनी संतानों के बारे में कुछ बता नहीं सकते, हम ये कह नहीं सकते कि हमारे बच्चे कैसे होंगे। बहुत बड़े बड़े राजाओं ने अपनी संतानों के हाथ से बड़े दुख भोगे हैं। राज परिवारों में हत्याओं की बात तो प्राचीन काल से आपको सुनने को मिल जाएगी हर संस्कृति में। लेकिन ये आम पे देखते हुए जो खुलना शुरू होता है वो कुछ अलग है, और वो ये समझ में आता है कि हम, पहली बात तो ये जान लेना चाहिए कि आम मुख्यतः पूर्वी भारत और दक्षिणी भारत का फल है, और ये मानने में पश्चिम और उत्तर के लोगों को बहुत तकलीफ होती है क्योंकि आप पाएंगे यहाँ कहीं अगर आम की बात होती है तो लोग लखनऊ और मलिहाबाद चले जाते हैं। आम मुख्यतः आम की जो प्राकृतिक किस्में हैं वो आपको सबसे ज़्यादा या तो पूर्वी भारत में मिलेंगी या दक्षिण में मिलेंगी। ये इलाका 7 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे आज भी जंगली आम खूब मात्रा में पाए जाते हैं, और उनमें केवल एक है जो मध्य और पश्चिम के पास आती है, जिसको वो धार प्लाटो के नाम से वैज्ञानिक कहते हैं, जिसमें कुछ राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा है, कुछ गुजरात का पूर्वी हिस्सा है, कुछ महाराष्ट्र का उत्तरी हिस्सा है और मध्य प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा है। 7 में से केवल एक वो जगह है। आपको जंगली आम इसके बाहर नहीं मिलते, जिससे समझ में आता है कि हम जो भी आम की किस्में आज खाते हैं, जिनकी हम बहुत चर्चा करते हैं, वो या तो पूरब से आ रही हैं या दक्षिण से आ रही हैं। उसके बाद ये पता लगता है कि पूर्वी भारत का स्वाद बहुत हद तक ईरान की भोजन परंपराओं से प्रभावित है। जैसे उत्तर भारत में मीठे आम बहुत पसंद किए जाते हैं, बल्कि बहुत लोग तो आम की गुणवत्ता इसी से जांचते हैं कि वो मीठा है या नहीं। बिल्कुल। दक्षिण भारत में इतने मीठे आम पसंद नहीं किए जाते। आप पाएंगे दक्षिण के भोजन में भी वो थोड़ी इमली, थोड़ा गुड़, इस तरह से अपना भोजन पसंद करते हैं, और दक्षिण के आमों में भी उस तरह की मिठास नहीं रहती, क्योंकि वो आम में दूसरे गुण भी ढूंढते हैं। तो आप पाएंगे दक्षिणी भारत के जो सबसे बढ़िया आम हैं उनकी महक कमाल की होती है, और उसका स्वाद भी आप खाते रहेंगे तो आम के छिलके से गुठली तक आते आते उसका स्वाद बदलता है, और उसमें आपकी ज़ुबान को कहीं कुछ मीठा समझ में आता है, कहीं कुछ थोड़ा खट्टा समझ में आता है, और जैसे ही आप गुठली के पास पहुंचते हैं
तो गुठली के रेशों में जिस तरह की गंध और जिस तरह के स्वाद होते हैं वो बिल्कुल अलग हो जाते हैं। तो मैंने बहुत सारे उत्तर भारतीय लोगों को दक्षिण के आमों को हिकारत से पुकारते हुए सुना है कि अरे उनके आम तो मीठे ही नहीं होते। तो ये मैंने आपसे पहले ही कहा कि हम अपने कुएं के मेंढक हैं जी। हमें जो ऊपर दिखता है वो हमारा आकाश होता है। तो मैं आपको ये ईमानदारी से बता सकता हूँ कि महक में और जायके में जिस तरह के कमाल के आम मुझे दक्षिण भारत में खाने को मिले हैं वैसे उत्तर में नहीं मिले हैं। लेकिन उत्तर के आमों में जो मिठास मिली है वो दक्षिण में नहीं मिली जी। दक्षिण के दो एक आम हैं जो उत्तर के आमों जैसी मिठास रखते हैं, जैसे इमाम पसंद हुआ जी। और उत्तर में भी जैसे रटौल आम है। तो जिन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों में आम खाए हैं उनको ये लगेगा कि रटौल किस्म कुछ ऐसी है कि वो दक्षिण भारत की लगती है। और एक आम उत्तर भारत में बहुत बिकता है सफ़ेदा के नाम से जी। जो असली में बेनिशान है, लेकिन जिसको महाराष्ट्र और कर्नाटक में बादाम कह देंगे। वो आम की किस्मों के नामों पे भरोसा करना ही नहीं चाहिए जी, क्योंकि नामों का भी वही है। अगर आपको कोई आम पसंद आ जाए तो उस आम का नाम हम शैलेश पसंद रख देंगे। बिल्कुल। लेकिन यहाँ घूम कर आते हैं वापस जो राजाओं की बात हो रही थी कि आप देखिए संगीतकारों के परिवार में ऐसे बच्चे पैदा हो जाते हैं जिनको सुर की समझ नहीं। बिल्कुल। डाकुओं के घर संत पैदा हो जाते हैं, संतों के घर डाकू पैदा हो जाते हैं। आम का मामला ऐसा ही है। इसको वैज्ञानिक एक हेटेरोजाइगोसिटी के स्केल पे नापते हैं और आम का बीज जिस तरह तरह से बदल सकता है वो इंसान के बहुत करीब आता है। जैसे हमारे बच्चे या तो माँ के थोड़े जैसे माँ की तरह दिखेंगे या बच्चों पिता की तरह दिखेंगे या कोई दादा दादी नाना नानी या कोई दूर के रिश्तेदार पे भी चले जाते हैं। आम का वैसा ही है। आम का हर बीज जब हम बोते हैं तो वो एक तरह का जुआ खेलते हैं क्योंकि हमें पता नहीं कि उसमें से क्या निकल कर आएगा। तो किस्मों का ऐसा है कि अगर आप दक्षिण से उत्तर की तरफ आएंगे तो मिठास बढ़ेगी जी। उत्तर से दक्षिण की तरफ जाएंगे तो जायका गंध बहुत बदलती जाती है। हम क्योंकि दिल्ली एनसीआर में बैठे हैं जी। और यहाँ से कोई दक्षिण भारत घूमने जाता है जी, तो आपकी पसंद के कौन से आम उनको ट्राई करने चाहिए? देखिए आम के बारे में एक पहली चीज़ जान लीजिए कि सबसे अच्छा आम आपको बाज़ार में नहीं मिलता। जी बिल्कुल। उसके लिए आपको बागीचे जाना पड़ता है। यही कारण है कि इस किताब को तैयार करने में इतना समय लगा क्योंकि मैं पहले बाज़ार गया फिर मुझे समझ में आया यहाँ तो काम बनेगा नहीं। तो फिर कई हिस्सों में देश के वहाँ के बागीचों में जाके लोगों से मिलना शुरू किया और वहाँ से ये समझ में आने लगा कि ये क्या होता है। तो आपको अगर आप विजयवाड़ा की तरफ चले जाएं तो वहाँ अभी भी बहुत बढ़िया रसीले आम, दो ही हिस्से हैं देश के, बिहार और आंध्र जी, जहाँ चूसने वाले रसीले आमों का बहुत मतलब उनकी बहुत मांग है अभी भी और लोग उनको बहुत प्यार से देखते हैं। बाकी हिस्सों में रसीले चूसने वाले आम लगभग ख़त्म से होते जा रहे हैं। तो वहाँ पे आपको चिन्ना रसम मिलेगा, पेद्दा रसम मिलेगा, यानी छोटा रस वाला बड़ा रस वाला। आपको पंचधारा कलशम मिलेगा जो मेरे चखे हुए शायद 10 सबसे अच्छे आमों में से होगा। पंचधारा कलश मतलब शक्कर का मटका। अच्छा। पंडूरी वारी मामिडी मिलता है, लेकिन इनके लिए आपको उन इलाकों के बाज़ारों में घूमना पड़ेगा अगर आप, या वहाँ के लोगों से दोस्ती करनी पड़ेगी। ये मैं पाता हूँ बदलता जा रहा है। जितना लोग अपने मुल्क के बारे में कम जानते हैं उतना उनको अपनी जानकारी पर भरोसा बढ़ जाता है। तो आम के लिए ही देश घूमने में एक अंतर ये आता है कि अपने आप विनम्रता आ जाती है। ये जो बहुत ऊंची आवाज़ में और सर्वज्ञान से जिस तरह की बातें की जाती हैं उससे आप अपने आप दूर हो जाते हैं क्योंकि आपको ये अंदाज़ा लगता है कि ये कितना बड़ा है। आम के पेड़ पे चढ़ने का जो मुझे सबसे ज़्यादा लाभ हुआ है वो ये है कि अपने दायरे के बाहर देखने की ऊंचाई मिली है और इस ऊंचाई का श्रेय मुझे नहीं है, हाँ मेरी मेहनत है ये, लेकिन उसका श्रेय आम को है।
जिसके झाड़ के ऊपर चढ़ के मेरा क्षितिज और दूर चला गया। जी, पूर्व की तरफ आते हैं। पूर्व की तरफ आप अगर आप स्वाद में नज़ाकत चाहते हैं जी, तो कुछ आम ऐसे हैं जो नज़ाकत के लिए बहुत माने जाते हैं, जैसे अल्फोंसो का, हापुस का स्वाद एक मतलब वो कमाल का संतुलन है मिठास और खटास के बीच का। और इस तरह के जैसे बेनिशान, अच्छा बेनिशान जो बहुत आसानी से मिलता नहीं है, आंध्र वाले अच्छा बेनिशान बाहर नहीं भेजते, खुद ही खाते हैं। तो आपको अगर अच्छा बेनिशान खा के देखना है, मैं आपको एक छोटा सा इसमें वाकया बता देता हूँ। बेनिशान जिस बागीचे से निकला है जी, उस बागीचे में जाके मैंने आम खाया। अच्छा। और उसके 3 दिन बाद मैं बेंगलुरु आ गया। 3 दिन बाद मेरे पसीने में उसकी गंध थी, मेरे पेशाब में उसकी गंध थी, मेरे पूरे 3 दिन बाद। ये उस आम का कमाल है। तो ऐसे कुछ आम दक्षिण भारत में मिलते हैं, 2-1 उत्तर भारत में भी मिल जाते हैं, लेकिन पूरब में ऐसे आमों की भरमार है। चंपा नाम का एक छोटा सा आम होता है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। उसको चखने के बाद मेरे पूरे शरीर में क्या आनंद की लहर दौड़ी है। जब हम बहुत थक जाते हैं तो कहीं अच्छा ठंडा मटके का पानी मिल जाए, आप सोचिए उस मटके के पानी में बढ़िया शरबत हो, बहुत अच्छी महक हो, केवड़े जैसी महक हो, वो अनुभूति मुझे उस आम को खा के हुई। मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा वो जो चंपा नाम का आम मैंने चखा था। ऐसे 20 आम आपको मुर्शिदाबाद में मिल जाएंगे, लेकिन अब उसका मज़ा ये है कि बंगाल के दूसरे हिस्सों में भी लोग इसको चख नहीं पाते। कोहितूर नाम का एक आम होता है, जो देख के लगता है कुछ बहुत इसमें अच्छा नहीं है, लेकिन उसके बारे में ज़्यादातर लोग आपको पहले ये बताएंगे कि उसको रूई में रख के पकाया जाता था। अच्छा, इतना नज़ाकत वाला आम है। और मुझे ऐसे बागीचे वाले मिले हैं जो एक आम 800 या 1000 रुपये में बेचते हैं। तो अब आपको ये चर्चा में कहीं मिलेंगे नहीं, बिल्कुल, क्योंकि पूरब के आम लंबा चलते नहीं, उनका दायरा अपने आसपास ही रह जाता है। तो आपको अगर बहुत बढ़िया महक, बहुत तरह तरह के जायके चाहिए तो बंगाल की तरफ जाइए, तो बिहार की तरफ जाइए, आपको कमाल की चीज़ें वहाँ मिलेंगी। लेकिन उसके लिए वहाँ के लोगों से मित्रता करनी पड़ेगी। हमको अपने आम कमाना आना चाहिए जी। और आम की कीमत रुपए पैसे में नहीं होती, आम की कीमत रिश्तों में और प्यार में होती है। आपने जो जितनी चीज़ें बताई हैं, और हर सीज़न में एक बहस होती है जिसमें हाफुज वर्सेस दशहरी वर्सेस लंगड़ा, ये जो 3-4 किस्में जो हर कोई जानता है, वो बहस अब जब आपने पूरा 10 साल लगा के पूरा काम किया है, जब हर साल आप ये बहस सुनते हैं तो कैसा महसूस करते हैं आप? या तो हंसी आती है या चिढ़ उठती है। वो इसलिए कि इस तरह की बातें 2 पीढ़ी पहले नहीं होती थी। और मुझे जो पुराने लोग मिले हैं जो बहुत बढ़िया आम उगाते हैं, उनसे जब मिलने जाओ तो वो पहले पूछते हैं कि भाई तुम तो देश के कई हिस्सों में घूमे हो, तुमने तो फलां आम भी चखा होगा, हमें बताओ वो कैसा होता है। हम कभी अच्छा वो वाला आम चख नहीं पाए। वो अपने आम की डींगे नहीं मारते। मैं पाता हूँ कि ये जो नया मीडिया का वातावरण बनता जा रहा है, इसमें मतलब अपना एक पुराना जुमला है, चूहे की चिंदी जी। तो चूहा अपनी चिंदी लेके ऐसे उछलने लग जाता है जैसे उसको सारी दुनिया का कपड़ा मिल गया। ऐसा हमारे देश में पहले नहीं होता था। वो विनम्रता ओढ़ी हुई नहीं थी, उसमें ये बोध था कि हम बहुत बड़ा देश हैं, उसकी विविधता क्या है उसका अंदाज़ा है। और जिनमें ये बोध रहता है, उनकी आवाज़ में आपको वो अहंकार नहीं मिलेगा। अंग्रेज़ी में वो जो लिटिल नॉलेज और डेंजर वगैरह कहा जाता है, वो सब इस पे लागू होता है कि जो जितना कम जानता है, मैं पाता हूँ वो उतनी ऊंची आवाज़ में आज चीख रहा है
और जो सही में जानते हैं, ऐसे कई लोगों से, तभी तो मैं ये किताब कर पाया क्योंकि ऐसे लोगों को मैंने ढूंढा जी जो जानकार हैं। तो उनमें आपको जो अपना पुराने मूल्य हैं, विद्या ददाति विनयम, वो मिल जाएगा। और वो आपसे हमेशा पूछेंगे कि भाई तुमने तो वहाँ के आम भी खाए होंगे, जरा उसके बारे में बताओ। जी। अपने आम के बारे में वो तब बताएंगे जब आप उनसे पूछेंगे। ये मुर्गे लड़ाने के लिए आम का इस्तेमाल करना, ये एक नया किस्म का ओछापन है। जी। कुछ ऐसी चीज़ें जो मतलब किताब की भी सीमाएं होती हैं, हालांकि किताब हमारे 1 घंटे की बातचीत के मुकाबले बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन उसकी भी अपनी सीमाएं होती हैं। जो आप पूरी यात्राएं कर रहे थे, तो आम से जुड़ी हुई कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद किताब के लिए आपको लगा हो कि इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन आपने महसूस की हो, या खेती किसानी से जुड़ी हुई ऐसी चीज़ें, क्योंकि हम किसान इंडिया पे बैठे हैं, कोई ऐसी चीज़ें जो आपको लगा हो कि अरे ये तो मुझे पता नहीं था, अचानक कोई ऐसी याद जो अभी भी आपको लगता हो कि ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली, चाहे वो आम के बारे में हो या जनरल कोई किसी खेती किसानी से जुड़ी चीज़ के बारे में? तो उसमें 2 बातें हैं, हम इसको 3 कर लेते हैं जी, जिसमें मोटा मोटा आम से जुड़ी 3 बड़ी बातें आ जाएंगी। पहली बात तो ये कि जिन आमों पे हम बड़ी शेखी बघारते रहते हैं और शौक की बात करते हैं, नवाब राजा इससे उतरते नहीं हैं, वो आम जिस तरह से उगाए जाते हैं और जिस तरह से खरीदे बेचे जाते हैं, वो अगर हम देख लें तो रोना आएगा हमें। क्योंकि ज़्यादातर आम के बागीचे आज जो हमें दिखते हैं वो 50 और 60 के दशक में लगाए गए हैं, जब ज़मींदारी हटाई जा रही थी और ज़मींदार परिवारों को ये लगा कि अगर आम के बागीचे लगा देंगे तो वो ज़मीन जाएगी नहीं, क्योंकि बागीचों की लैंड सीलिंग बड़ी होती है। जी। खेतीहर ज़मीन जिस पे सिंचाई हो उसकी सीमा और छोटी थी, तो ज़्यादातर बागीचे ऐसे लगे हैं। ज़्यादातर बागीचों के मालिक उन पे पाँव भी नहीं धरते कभी साल भर, फसल पहले से बेच देते हैं, उनको उसमें से केवल पैसा निकालना है। जो ठेकेदार फसल खरीदते हैं उनका पैसा पहले से खर्च हो चुका है, तो उनमें एक उतावलापन और उत्कंठा होती है कि किसी भी तरह से हमको मुनाफा कमाना है। तरह तरह के जहर इस्तेमाल करते हैं। आपको हमारे आमों के झाड़ों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं मिलेगा ज़्यादा, उनको किसी भी तरह से बस फल निकाल के बेच देना। तो बागीचों से जो हमारा पुराना संबंध था वो तो अब बचा ही नहीं। ये पहली बात। दूसरी बात, बागीचों से जो संबंध था उसके 2 अलग अलग दायरे हैं और वो दायरे हमें जान लेना चाहिए। पहले भी रईसों के पास वाटिकाएं होती थी, पंचवटी होती थी। ये सब हमें हमारे पुराने साहित्य में खूब मिलेगा। लेकिन इनके साधन, जो साधन संपन्न लोग हैं उन्हीं के पास होते थे। तो इसका मतलब साधारण लोग क्या आम नहीं खाते थे? ऐसा नहीं है। साधारण लोगों की अमराइयाँ थी और हर गांव हर शहर में कई अमराइयाँ होती थी। और ये अंतर यहाँ से आता है कि साधारण लोगों की जो अमराइयाँ होती थी उसमें मुख्य कारण था छाँव का, क्योंकि आम हमारे देश में छाँव के लिए बहुत पसंद किया गया है। आप देखेंगे मौर्य काल से लेकर तो शेरशाह सूरी जैसे राजाओं तक ने जब सड़कें बनवाई हैं तो उसके दोनों तरफ आम के झाड़ लगवाए। तो ये मुख्यतः छाँव के लिए था। तो ये भेद, जो दूसरी बात में भेद है कि एक वाटिका वाली बात है और एक अमराई वाली बात है। तो वाटिका की संस्कृति बाबर के आने के बाद बहुत बदली, क्योंकि बाबर जिस इलाके से आए थे वो बागवानी का इलाका है। हम लोग आरण्यक लोग हैं। हम अपना संबंध वन से मानते हैं, अरण्य से मानते हैं। हमारी सभी परंपराओं में जो आदर्श अवस्था कही गई है वो अरण्य से जुड़ी हुई है। लेकिन बागीचे के इलाकों में वो आदर्श अवस्था बागीचा है। जैसे आप पाएंगे कि जन्नत जी बागीचा है। तो एक नई तरह का हुनर बागवानी का हिंदुस्तान में बाबर के बाद मुगलों के समय आता है। मुगल काल में
बागीचों पे कर नहीं लिया जाता था, और अच्छे फल का एक नया किस्म का शौक हमारे घर आम फैलना शुरू होता है। पुराने साहित्य में जो आम का गौरव है वो उसके मंजर से है, उसके बौर से है, और आप पाएंगे ये जो नई किस्म की अच्छे फल वाली बातचीत है ये मुगल शासन में शुरू होती है। ऐसा नहीं है कि पहले आम नहीं थे या अच्छे आम नहीं थे, लेकिन उस पर एक नया किस्म का आग्रह शुरू होता जी। लेकिन मुगल काल में अमराइयाँ नहीं कटी, साधारण लोगों के आम बने रहे। वो अंग्रेज शासन में जमींदारों ने काटना शुरू किया, और जो बची खुची अमराइयाँ थी वो आज़ादी के बाद कट गई। तो और ये आखिरी बात है, तीसरी बात जो असल कारण है जिस वजह से आम से हमारा संबंध ऐसा है जो दुनिया में शायद किसी दूसरे मुल्क का किसी एक पेड़ या पौधे से नहीं होगा, वो है कि हमारे देश में सामाजिक जीवन का केंद्र अमराई थी। बारात आके अमराई में रुकती थी, बिल्कुल। विवाह अमराई में संपन्न होते थे, कुश्ती की प्रतियोगिता अमराई में होती थी, बैतबाजी मुशायरा अमराइयों में होते थे, इश्क अमराइयों में लड़ाया जाता था, झगड़े करने के लिए लोग गांव से निकलकर मारपीट करने के लिए भी अमराई में जाते थे। गर्मी के समय हमारे पूरे के पूरे गांव ज़्यादातर समय अमराइयों में रहते थे, क्योंकि वहाँ ठंडक ज़्यादा रहती थी। उस समय एसी, कूलर इत्यादि ये सब नहीं था, तो खुशगवार होने के लिए आप अमराई में जाते थे। जी। इस कारण से आम हमारे यहाँ हर तरह के सामाजिक उत्सव से जुड़ा हुआ है। इसीलिए आम का नाम आते ही हिंदुस्तानियों की आंख ऐसे फैलती है। और आप देखेंगे, आप, मेरा पूरा ऐसा विश्वास है कि आप ब्लड प्रेशर नापेंगे तो आम की बात करते ही हिंदुस्तानी मनुष्य का ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ जाता है। उसमें रोमांच आता है, वो बताना चाहता है कि आप जानते नहीं हैं मेरे बचपन में मेरी नानी के लगाए पेड़ पे मैं चढ़ के कितना आनंद पाता था। जी। या आप जानते नहीं हैं कि हमारी मौसी के यहाँ से कितने बढ़िया आम आते थे, या मामी के घर के आगे सुकुल का कितना बढ़िया पेड़ था। ये हमारे सामाजिक उत्सव का जो हमारा सामाजिक उल्लास था उसकी बची खुची खुरचन है, क्योंकि हमने वो संस्कृति भुला दी। आज जो आम की पार्टी होती है, जो बागीचों में जाके लोग एक बार कभी साल में खाना पीना कर लेते हैं, वो उसकी याद में करते हैं। और इसको ख़त्म करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पहले से लेकर आज तक कैसे काम करती है। हमारे यहाँ के सभी परंपराएं अमराइयों में जुड़ी रही हैं। तो महावीर और बुद्ध जैसे लोगों का पूरा जीवन अमराइयों में कटता था। बुद्ध आखिरी रात जो चुंडा के यहाँ बिताए वो अमराई में थे। और मैंने अपने पिताजी के ये किस्से सुने हैं कि जब वो लड़कपन में, जवानी में साइकिल पर घूमने निकल जाते थे अपने एक दोस्त के साथ, और साइकिल के कैरियर पे थोड़ा दाल और आटा बंधा रहता था, और वो अमराइयों में रुकते हुए घूमते रहते थे। यानी एक पीढ़ी पहले तक हमारा देश अमराइयों का देश था। हम वो भूल गए, और अब बाजार से खरीदे आमों पर ऐसे इठलाते हैं जैसे वो उसमें हमारा बड़ा पराक्रम छुपा है। तो जो आपने शुरू में कहा था कि रोमांस के बारे में बात बाद में करेंगे, तो उसका काफ़ी कुछ हिस्सा जो आपने यहाँ आ गया। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कह रहा था कि हम लोग इसको, ये भेद आज लोगों को पता भी नहीं है, लेकिन लोग अपने मैं जिस किसी से ये बात करता हूँ तो थोड़ी देर रुक के कहते कि हाँ, बचपन में मुझे याद है कि हम एक अमराई में बारात में रुके थे। और अभी तक, मतलब बिहार के तो मुझे पिछले 10 दिनों में ऐसे कम से कम 5-6 लोग मिले हैं जिन्होंने कहा है कि हम अभी तक 20-30 साल पहले तक ऐसी बारातों में गए हैं जो अमराई में ही रुकती थी। लेकिन हम भूल गए ये। हम भूल गए कि हम आम के लोग कैसे थे। लेकिन आप पाएंगे आम और खास का बहुत सारा शब्दों का खेल चलता रहता है। वो खेल संस्कृत और अरबी के बीच का है, क्योंकि आम जो फल है वो आम्र से है, लेकिन आम जो सार्वजनिक के नाते लिया जाता है वो आवाम से है।
तो हम असली में अपने रिश्ते भूल गए हैं। अपने लोगों से हमारा रिश्ता कैसा था, अपनी मिट्टी से हमारा रिश्ता कैसा था, और बदले में हम बाजार से खरीदे आमों पे ट्विटर के ऊपर फोकट की ओछी लड़ाइयाँ लड़ते रहते हैं। जी, आम से महिलाओं पे आते हैं जी। आपने इस किताब में लिखा है कि एक थोड़ा मतलब भाषा क्योंकि अंग्रेज़ी से हिंदी में है तो थोड़ा इधर उधर हो सकता है कि एक कसक थी, शायद मध्य और उत्तर भारतीयों में एक झिझक होती है महिलाओं से बात करने में, तो आप उतनी महिलाओं से बात नहीं कर पाए जितनी आप करना चाहते थे। अगर पूरा मतलब सार उसका जो था वो लगभग ऐसा था। उसके बारे में अगर आप कहीं भी एक अजनबी की तरह पहुँचे और आप आम पे सवाल करना शुरू कर दें तो लोग आपको थोड़ी दूर रख के बात करेंगे। वो आपके बारे में क्या जानते हैं? क्यों वो आप पे एकदम से विश्वास कर लें कि कोई एक भरी धूप में कहीं मोटरसाइकिल से आया हुआ आदमी आपके सामने खड़ा हो गया और कह रहा है आम के बारे में बताओ। तो परिवारों में महिलाओं से आसानी से बात नहीं हो पाती, उसके लिए समय चाहिए होता है आपको। उसके लिए लोगों मतलब किसी भी नई जगह पर आपको अपना विश्वास बनाना पड़ता है, लेकिन उतना समय नहीं रहता। पत्रकारिता हम भूल जाते हैं, बहुत ही हड़बड़ी का धंधा है जी। तो हमें बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती हैं लेकिन छूने को नहीं मिलती, छूने को मिलती हैं लेकिन चखने को नहीं मिलती, अगर चखने को मिल जाएं तो ले जाने के लिए नहीं मिलती। तो उस नाते मुझे जहाँ कहीं ये हो पाया, जहाँ कहीं परिवार में सबके साथ बैठे हैं वहाँ महिलाएं भी आके बैठ गई, तो उनसे जो सुनने को मिलता है वो एकदम अलग समझ में आता है। और मुझे ये पछतावा रहता है कि अगर और धीरे से कर पाते तो शायद उस तरफ की बातें भी समेट पाते जी, लेकिन फिर और न जाने कितने साल लग जाते। इस पूरे यात्रा के दौरान या उससे पहले भी जब आप जितना घूमते थे, हम थोड़ा आम से निकल के थोड़ा एनवायरनमेंट पे आते हैं, तो उस लिहाज से शहर में बैठ के हम लोग बहुत सारी बातें करते हैं क्या क्या दिक्कतें हैं, लेकिन घूमने के दौरान आपने किस तरह से बगीचों को लेके, खेतों को लेके क्या चीज़ें महसूस की एनवायरनमेंट के लिहाज से? देखिए, पर्यावरण की बातचीत आसानी से किसी को भी समझ में नहीं आती जी, क्योंकि हम सहज रूप से पर्यावरण को बहुत गंभीरता से लेते नहीं हैं। वो ऐसी ही बात है कि मैं आपके सामने सीधा बैठा हूँ तो इसका कारण ये है कि मेरी रीढ़ की हड्डी स्वस्थ है, तभी मैं सीधा बैठ के आपसे बात कर पा रहा हूँ। लेकिन क्या मुझे अभी ये आभास है कि मेरी रीढ़ की हड्डी ठीक है या नहीं है? वो आभास मुझे तब लगेगा जब वो काम करना बंद कर देगी, जब मेरे लिए उठना बैठना कठिन हो जाएगा, तब मुझे पता लगेगा कि नहीं, रीढ़ की हड्डी का ध्यान देना चाहिए था। पर्यावरण उस तरह का विषय है, सहज रूप से हम उसको समझ नहीं सकते, लेकिन उसको समझने के पुराने तरीके भी हैं। वो तरीके सामाजिक व्यवहार में जड़े हुए हैं, इसलिए समाज और पर्यावरण इसको आप अलग करके नहीं देख सकते। हमारे समय में एक बहुत ताकतवर उसको अब क्या कहें, आग्रह ही कहना चाहिए, ये हो गया है कि व्यक्ति प्रधान है और जो मूल संबंध है वो व्यक्ति का राष्ट्र के साथ संबंध बन गया है। ये अपने आप को भुलावा देना है। आप चाहे जिस परंपरा में देख लीजिए, अगर आप पुरानी बातों की ओर देखेंगे तो किसी परंपरा में आपको इंडिविजुअल एंटाइटलमेंट के लिए शब्द नहीं मिलेगा। हम लोग हिंदी में अधिकार शब्द इस्तेमाल करते हैं, संस्कृत से आता है। अधिकार अर्जित किया जाता है, साधना से अर्जित होता है। हक इस्तेमाल करते हैं, अरबी में हक का मतलब सत्य होता है, जो अल्लाह का नाम है। आपका हक वो होता है जो सत्य के आधार पर आपको मिलता है। वो इसलिए नहीं है कि वो आपका है, उसका आधार सत्य में है, तब वो आपका हक बनता है। राइट शब्द अंग्रेजी में आता है, वो राइचस यानी सच्चे सीधे व्यवहार से जुड़ा हुआ है। पुरानी परंपराओं में ये पर्याप्त रूप से आपको मिल जाएगा
कि मनुष्य व्यक्ति के नाते नहीं चलता, हम सामाजिक जीव हैं। अब इसको पुरानी परंपराओं को किनारे कर दीजिए और अपने सामने आधुनिक साइंस का जो भी सबसे अच्छा ज्ञान आज हमें मौजूद है उसको रखिए। वो आपको बताएगा कि हमारा विवर्तन, हमारा एवोल्यूशन एक सामाजिक जीव की तरह हुआ है। तो उसका असर ये पड़ता है कि जब आज हम अपने आप को एक दूसरों से अलग करके अपनी एक व्यक्तिगत पहचान बनाना चाहते हैं, लेकिन हम कुछ इंस्टाग्राम पर डालते हैं तो हम गिनते हैं कि कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोगों ने कमेंट किया। ये हमको याद दिलाता है कि हम मूलतः सामाजिक जीव हैं। आपको मैं बहुत अच्छे आम दे के एक कमरे में बंद कर दूं, आपको बहुत मज़ा नहीं आएगा। लेकिन साधारण से आम भी अगर आप अपने 4 प्रियजनों के साथ बैठ के खाएंगे तो उसका मज़ा बढ़ जाएगा। यही बात हमारी अमराइयों में निकलती है कि आम का हमारा जो आकर्षण है वो तो हमारे सामाजिक जीवन से निकलता है, जिसका सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अमराई था। तो ये ध्यान दिलाना बहुत ज़रूरी है कि हम सामाजिक जीव हैं जी। उससे एक दूसरे से बात करना आसान हो जाता है, एक दूसरे को समझना आसान हो जाता है। और उसमें ये जो बहुत नई किस्म की व्यक्तिगत ऐंठ आ रही है, जो कहीं डिप्रेशन से जुड़ी है और कहीं कंज्यूमरिज्म से जुड़ी है, उससे मुक्ति का रास्ता भी दिखने लगता है जी। संगीत के साथ आपका जुड़ाव रहा है और आम से जुड़ा संगीत भी बहुत, तो इस पूरी यात्रा के दौरान थोड़ा कोई उस तरह का संगीत आपको सुनने, समझने, सीखने, चाहे वो किसी भी भाषा का हो या किसी भी क्षेत्र का हो, वो कुछ नई चीज़ें आपने संगीत से जुड़ी हुई आपने जो, देखिए इसका पछतावा तो बहुत है कि मैंने संगीत नहीं सीखा। वो मेरा शायद सबसे बड़ा पछतावा है। लोक संगीत तो सीखने की ज़रूरत नहीं हो तो सिर्फ, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि मुझे चलाए रखने में, जीवित रखने में संगीत से बड़ा योगदान किसी दूसरी विधा का नहीं है। क्योंकि और हम तो लोक संगीत से निकले हुए लोग हैं। हमारे यहाँ हर पर्व के लिए गीत है। घर में बच्चा हुआ तो गीत हैं, घर में मृत्यु हुई तो गीत हैं। हम लोग हमारे सामाजिक जीवन का जो ताना बाना है वो संगीत में है। एक किसी बड़े न्यूरो साइंटिस्ट ने ये कहा था नृत्य के बारे में कि डांस इज द बायोटेक्नोलॉजी ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन। जहां लोग साथ में गा नहीं सकते, साथ में नाच नहीं सकते, वो लोग सहज नहीं हो सकते। उनको सहज आनंद एक दूसरे की संगति में नहीं आएगा। उसके बाद फिर बहुत महंगे डिस्को में जाके नाचने के बहाने ढूंढने पड़ते हैं। अगर हम अपने आसपास के लोगों के साथ ये आनंद पा लें तो हम लोग तो लोक संगीत में ही बड़े हुए हैं। मेरा एक तरफ मालवा का, पिताजी का परिवार मालवा से है, माँ का राजस्थान और यहाँ से है। तो ये तो लोक संगीत के नाते बहुत ही समृद्ध इलाके हैं जी। तो बचपन से वो भी सुना, सब तरह का संगीत सुना और ये समझ में आ गया कि सुख हो दुख हो, हर तरह की स्थिति में अपने आप को चलाए रखने का साधन संगीत है। आप संगीत निकाल दें तो हमारे सामाजिक जीवन का बहुत सारा रसीला हिस्सा गायब हो जाए। आप हमराइयों के साथ जुड़ा हुआ संगीत देखिए कितना है, कितने चैती मिलेंगे आपको जो वसंत का तरह तरह का संगीत देश के अलग अलग हिस्सों में, उसमें आम बहुत आता है। बिल्कुल, बल्कि पुराने साहित्य में तो आम का मंजर ही आता है। अगर आप कालिदास के नाटक देखेंगे तो आपको आम के फूलों का गौरव मिलेगा। तो संगीत एक तरह से सर्विसिंग सेंटर मान लीजिए। हमारी भावनाओं का जो सर्विसिंग सेंटर है वो संगीत है। और संगीत हमें एक दूसरे से जुड़ने के जितने साधन देता है वो जगह और कोई ले नहीं सकता। तो
मतलब संगीत पे बात करते रहेंगे तो अगला 2-1 घंटा दूसरी तरफ चला जाएगा। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे एक व्यक्ति के नाते चालू रखना, अपने कामकाज के लायक बनाना, इसमें संगीत का बहुत बड़ा ही होता है। अभी 3-4 दिन पहले किसी ने पूछा कि तुमने लाचारी सुनी है? तो जब उन्होंने सुना कि नहीं सुनी है तो उन्होंने कहा कि महिलाएं गाती हैं पूर्वी भारत में और वो लाचारी से आता है। तो वो लाचारी, जो महिलाएं अपनी लाचारी बताती हैं, वो अब लाचारी के हिसाब से होता है, वो भी लोक संगीत का हिस्सा है। तो इसीलिए जो हम लोग जो पिछले कुछ समय से बात कर रहे थे, महिलाएं और संगीत और महिलाओं की लाचारी और महिलाओं की जो दिक्कतें हैं उनको ना समझ पाना, वो उसी से कुल मिला के जुड़ा हुआ था कि उनको समझने के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या इस तरह के जो लाचारी शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, उस संगीत के ज़रिए उनको क्या समझा जा सकता है। अब देखिए, हर संस्कृति में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की तुलना में पुरुषों को ज़्यादा और बेहतर भोजन मिलता है। बिल्कुल, पहले पहले पुरुषों को खिलाया जाता है। खाना पीना, साधन सभी पुरुषों के पास ज़्यादा रहते हैं। लेकिन हर संस्कृति में एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी महिलाओं की ज़्यादा रहती है। कठिनाइयाँ महिलाएं ज़्यादा झेलती हैं, लेकिन सुख दुख बांट के चलाने के तरीके भी उन्हीं को ज़्यादा अच्छे आते हैं। उस समय ऐसा नहीं था कि आप किसी थेरेपिस्ट के पास जाके 4,000 रुपये दे के 1 घंटे बात कर सकें। तो किससे बात करते थे? आस पड़ोस से करते थे। वो आपको जितना संगीत में खुलता हुआ दिखता है, संगीत और नृत्य ऐसी चीज़ें जो हमें जोड़ती हैं जी। तो साथ में गाना, ये कुमार गंधर्व जी ने लिखा है कहीं कि जब 42 का आंदोलन हुआ था तो उस मैदान में कुमार जी भी गए थे भजन गाने के लिए, और जब कुछ साथ गाने की बात हुई, बहुत बड़ी भीड़ थी, सब अलग अलग गाते रहे, तो गांधी जी ने सबको रोका और कहा कि अगर हम एक साथ गा नहीं सकते तो एक समाज की तरह काम कैसे करेंगे। और उन्होंने ताली पे गाना शुरू किया। वो कोई बहुत बड़े संगीतकार नहीं थे, लेकिन ये बुनियादी बात है सामाजिक व्यवहार की। उनकी ताली पे धीरे धीरे एक ताल पे सभी लोग साथ में गाने लगे। तो कुमार जी ने ये लिखा है कि एक भीड़ को, मतलब इस भाषा में नहीं लिखा उन्होंने, लेकिन उसका भाव यही है कि एक भीड़ को एक समाज में बदलते हुए उन्होंने देखा। ये संगीत की ताकत है कि वो हमको भीड़ से एक समाज में बदल देती है। और समाज का इंफ्रास्ट्रक्चर महिलाओं के पास पुरुषों से कहीं ज़्यादा है। इस बहुत अच्छी लाइन के साथ, भीड़ से समाज में बदलता है संगीत, इसके साथ हम अपनी बातचीत को समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोग पूरे देश में अलग अलग जगह जाकर आम के स्वाद कम से कम चखें, कम से कम किसी एक जगह जाएं जहाँ पे उनको आम का जो ओरिजिनल टेस्ट है वो चखने का मौका मिले। और बागीचे वालों से जाके बात करें। जी, ये सब अपने लोग हैं। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सुपान जी। बड़ा आपका आभार कि आपने बुला के ये सब बातचीत की और इतने विस्तार से बात की ऐसे समय में जहाँ हर कोई हड़बड़ी में भाग रहा है। नमस्कार। शुक्रिया।